Hello students, last time we discussed the balancing of chemical equation by a hit and trial method से। ठीक है, आज मैं आपको एक और एग्जांपल ले रही हूँ बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड से, ताकि आपको अच्छे से बैलेंस करना आए केमिकल इक्वेशन को, वो भी बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, बैलेंस द स्केलेटन इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। ये आपको स्केलेटन दिया है, आयरन ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करवा रहे हैं तो आपको आयरन और वाटर प्रोड्यूस करवा रहा है। ठीक है, तो जब हमने हीट एंड ट्रायल मेथड किया था तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता था, हमेशा स्केलेटन इक्वेशन लिखना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्केलेटन इक्वेशन लिख दी जो कि हमें गिवन थी। ठीक है, सेकेंड स्टेप होता था हमारे पास बैलेंस करना उनके एलिमेंट के एटम्स को, लेकिन वो भी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ऑर्डर बताया था, क्या कहा था कि जो एलिमेंट जो आपका सबसे कम टाइम बार कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा उसको हम पहले बैलेंस करेंगे, एंड जो एलिमेंट आपका कंपाउंड की फॉर्म में सबसे ज़्यादा बार टाइम प्रेजेंट होगा उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस इक्वेशन में, आयरन जो है एक बार कंपाउंड में एक बार फ्री है, हाइड्रोजन एक बार कंपाउंड में यहाँ पे मॉलिक्यूल की फॉर्म में, और ऑक्सीजन जो है हमारे पास यहाँ पे भी कंपाउंड की फॉर्म है, यहाँ पे भी कंपाउंड की फॉर्म है। तो ऑक्सीजन को हम सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे और आयरन और हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया आयरन को बैलेंस करना। तो यहाँ देखेंगे हम केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट के साइड आयरन कितने हैं आपके, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे आगे कुछ नहीं 1 है, तो आयरन कितना है 3 है, और इस साइड आयरन कितना है 1 है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने इस साइड इसको क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आयरन हमारे पास बैलेंस हो गया। अब इसी इक्वेशन में हम हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड कितने हैं 2 है, और प्रोडक्ट के साइड कितने हाइड्रोजन है 2 है, तो हमारे पास आयरन के साथ साथ हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम इस इक्वेशन में देखेंगे ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट के साथ, यहाँ 4 है, आगे कुछ नहीं 1 है, तो 4 1 ज़ा 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, और इधर कितने ऑक्सीजन है 1 ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे कुछ नहीं इसके बेस में, और आगे भी कुछ नहीं, मतलब 1 1 है। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट के साथ ऑक्सीजन 1 है, रिएक्टेंट के साइड 4 है। तो हमें इसको बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, ताकि हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। अब देखेंगे हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, आयरन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन जो यहाँ पे डिस्टर्ब होगी इसकी बैलेंसिंग। कैसे, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन 8 और यहाँ पे हाइड्रोजन रह गए 4। तो इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया। अब देखेंगे आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है हाइड्रोजन। आयरन को चेक करेंगे, आयरन कितने यहाँ पे 3 है, रिएक्टेंट के साइड प्रोडक्ट के साइड भी 3 है। ऑक्सीजन 4 है ना यहाँ पे, रिएक्टेंट के साइड प्रोडक्ट के साइड कितने हुए 4 1 ज़ा 4, तो 4 हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन की होगी, बैलेंस होगी। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ द हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड से हम बैलेंस तो करते हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। ठीक है, इस मेथड का एक और नाम है ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ एरर्स आते हैं जब हम इसको बैलेंस करते हैं, तो इसलिए इसका दूसरा नाम है ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड की कुछ डिफेक्ट्स है वो आपको मैं यहाँ बताती हूँ। ठीक है, जैसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड केमिकल इक्वेशन ले लेते हैं हम। ठीक है, वो जो उनमें क्या होता है, जब उनको बैलेंस करते हो तो बहुत टाइम लेती है, लंबा टाइम। जैसे मैंने अभी हमने कहा था यहाँ पे किया ना एग्जांपल, इसमें जैसे हम आयरन और हाइड्रोजन को बैलेंस करते होगी थी, लेकिन ऑक्सीजन को जब हम बैलेंस करना स्टार्ट किया तो हाइड्रोजन डिस्टर्ब होगी इसकी बैलेंसिंग। ठीक है, तो मतलब ऐसी जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड, ये तो थोड़ी कम कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेंगे तो अगर हम उनको हीट ट्रायल मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लेती है, क्योंकि एक को हम बैलेंस करने लगते हैं तो दूसरी अनबैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो बहुत लॉन्ग टाइम लेती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, जिंक को जब हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक नाइट्रेट बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है और वाटर देता है आपको। तो जब आप इसको बैलेंस करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से तो ये बहुत ही लंबा टाइम लेती है आपको बैलेंस होने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, कुछ जब हम कॉम्प्लिकेटेड केमिकल इक्वेशन को जो है बैलेंस करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से, तो उन रिएक्शन के जो मैकेनिज्म होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। मैकेनिज्म यहाँ पे वर्ड आता है मैकेनिज्म जो होता है वो हमें बताता है कि आपके जो रिएक्टेंट हो वो किस तरह से आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कौन सा बॉन्ड वहाँ ब्रेक हो रहा है, कौन सा बॉन्ड वहाँ फॉर्म बन रहा है हो रहा है कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। पूरा एक स्टेप बाय स्टेप बताता है हर चीज़ मैकेनिज्म किसी भी रिएक्शन का, कि कैसे मतलब काम कर रही, कैसे आपके रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे एक दूसरे के साथ, कैसे वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो
बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्लियर कराते हैं। लेकिन जब हम हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं तो उन कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को, तो उसके मैकेनिज्म जो हमारे पास क्लियर नहीं हो पाता कि कैसे वो रिएक्ट करें। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपको सोडियम क्लोराइड दे रहा है, सोडियम हाइपोक्लोराइट दे रहा है और वाटर दे रहा है, ठीक है। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये आपका इजीली बैलेंस हो जाएगा। जब आप इसको देखना ट्राई करके, जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो एकदम इजीली ट्राई हो जाए बैलेंस हो जाएगा हीट एंड ट्रायल मेथड से। लेकिन इसका मैकेनिज्म जो होता है वो क्लियर नहीं हो पाता है। ये नहीं बता पाता है हमें कि कैसे आपका क्लोरीन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, कि जो है हमारे पास सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड बना रहा है, किस तरह से बना रहा है। इसका मैकेनिज्म हमारे पास यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता है जब हम इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास शॉर्ट कमिंग थी हिट एंड ट्रायल मेथड की, ठीक है। इन शॉर्ट कमिंग यानी कि इन खामियों को कम करने के लिए हमारे पास पार्शियल इक्वेशन मेथड है, जिससे हम जब इसको बैलेंस करेंगे, और ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल मेथड है। बैलेंसिंग इससे इजी भी होती है। दूसरा जो इसमें शॉर्ट कमिंग थी हिट एंड ट्रायल मेथड को, उनको वो ओवरकम कर देती है आपकी, ठीक है। तो हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस से पार्शियल इक्वेशन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, और जो कि हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल मेथड है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। जैसे कि नाम से पता लग रहा है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मो जो वर्ड है वो हीट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। हीट से इसका रिलेशन होता है, रिलेट किया जाता है हीट से थर्मो को, ठीक है। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन जो होगी उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें क्या होगा, आपका इंक्लूड होगा आपकी हीट चेंजेस का, जब हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट चेंजेस होगी उस इक्वेशन को बोलेंगे हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ठीक है। हमारी केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जहाँ पे हमारी हीट चेंजेस होती है, ठीक है। कुछ रिएक्शन में क्या होगा कि इवॉल्वेशन ऑफ हीट होगी, मतलब हीट जो आपकी इवॉल्व होगी, इवॉल्व होता है मतलब निकलेगी बाहर को, ठीक है। और कुछ रिएक्शन में क्या होगा, हीट जो ऑब्जॉर्व होगी, मतलब हीट वो रिएक्शन में क्या होगी, कंज्यूम होगी, हीट वो ऑब्जॉर्व करेगा, ठीक है। तो हमारी जो थर्मोकेमिकल इक्वेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस, ये हमारे पास टू टाइप की होती है थर्मोकेमिकल रिएक्शन। एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं। एक्सो जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है। तो जो आपकी जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी वो ऐसी रिएक्शन होगी जिनमें क्या होगा, आपका हीट जो होगी इवॉल्व होगी, निकलेगी बाहर को, मतलब आउटसाइड को, ठीक है। जब केमिकल रिएक्शन जो होगी उस दौरान क्या होगा, आपका हीट इवॉल्व होगी, ठीक है। उसको बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, उस दौरान हमारी क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। हीट निकल रही है इसलिए यहाँ पे प्लस का निशान लगाया है हमने, हीट इवॉल्व हो रही है, ठीक है। जो हीट इवॉल्व होती है, हीट एनर्जी को जो इवॉल्व हो रही है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि उसमें कैसे चेंज इन थैल्पी हो रही है, ठीक है। हीट एनर्जी वॉल्व को जो है हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम उसको चेंज इन थैल्पी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चेंज इन थैल्पी जो होती है डेल्टा एच से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास क्या होगा, हीट एनर्जी जो होगी इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉन्टैक्ट होगा हीट का प्रोडक्ट का वो कम होगा, क्यों, क्योंकि जब हमारे पास रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ना आ रहा है, साथ में हीट अलग से निकल रही है, तो जो आपका जो प्रोडक्ट होगा उसमें जो हीट कॉन्टेंट होगा वो कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हीट हमारी अलग से निकल रही है, ठीक है। तो प्रोडक्ट का हीट कॉन्टेंट कम होगा तो इसका मतलब कि रिएक्टेंट का जो हीट कॉन्टेंट होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि आप इनमें ज़्यादा हीट होगी तो ये बना रहा प्रोडक्ट, तो उसमें एक्स्ट्रा हीट अलग से निकल रही है तो इसकी हीट कम हो रही है। तो क्या होगा, हमारे पास डेल्टा एच जो होता है वो होता है हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट माइनस हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास एच आर है वो ज़्यादा है, हीट कंटेंट रिएक्टेंट का ज़्यादा, जो है बताया ना मैं आपको कि इसमें क्या होगा, हीट कंटेंट रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट का हीट कंटेंट ज़्यादा है, तो जब हमारे पास बड़ी टर्म है वो ज़्यादा है लेकिन वो माइनस में, ठीक है। तो बड़ी टर्म से माइनस करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव फॉर्म में आएगी, इसलिए आपका क्या होगा, इसमें एक्सोथर्मिक में क्या होगा, आपका डेल्टा एच यानी कि चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो है हीट जो इवॉल्व होती है इसलिए वहाँ पे पॉजिटिव होता है आपका हीट का निशान, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव हीट लिखा है, ठीक है। और जो आपका जो चेंज इन एंथैल्पी होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है, क्या होगा, वो नेगेटिव। ये अपने ध्यान रखना, कन्फ्यूज़ नहीं होना इसमें, ठीक है। और सेकंड टाइप था हमारे पास थर्मोकेमिकल इक्वेशन का एंडोथर्मिक रिएक्शन।
अब एंडो, जो एंडो वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है इनसाइड, मतलब उसके अंदर, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होगी आपकी, ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पे क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, मतलब आपकी रिएक्शन में क्या होगा, हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, बाहर से वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। उनको बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया है, कार्बन जब है 2 सल्फर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइसल्फाइड बनाता है और वहाँ पे हीट ऑब्जॉर्व हो रही है, ठीक है। तो मतलब जो हीट यहाँ पे इधर हीट निकल रही थी अलग से, तब यहाँ पे प्लस हीट था, लेकिन यहाँ पे हीट क्या हो रही है, वो हीट बाहर से ले रहा है, ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो यहाँ पे हीट इसलिए माइनस में लिखा है मैंने आपको, ठीक है। जब हम इस एंडोथर्मिक रिएक्शन को जो है चेंज इंथैल्पी की टर्म में लिखेंगे, यानी कि डेल्टा एच की टर्म में लिखेंगे, तो उस दौरान आपको क्या होगा, अब एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, आपकी हीट जो है एब्जॉर्व हो रही है, तो आपका जो प्रोडक्ट का जो हीट कंटेंट होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों, अब आपस में यहाँ रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बाहर से अलग से हीट ले रहा है, तो मतलब आपकी जो प्रोडक्ट की जो हीट कंटेंट होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो हीट ले रहा है अपने आप, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या होगा, प्रोडक्ट का हीट कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। और रिएक्टेंट का क्या होगा, आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट का यहाँ क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है हीट कंटेंट। तो जब हम चेंज इन थैल्पी लिखेंगे, जो क्या होता है, हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट। इधर देखो, अब यहाँ पे क्या था, एंडोथर्मिक में इसका ज़्यादा वैल्यू है, अभी बताइए ना मैं आपको कि HP की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए जब हम इसको ज़्यादा वैल्यू से कम वैल्यू को माइनस करेंगे तो इसकी बड़ी रकम का निशान आता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। अब आपने ध्यान रखना है कि एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, उसकी वजह से हमारे पास हीट के साथ हम क्या लिखते हैं, माइनस हीट लिख रहे हैं, ठीक है। और चेंज इन एंथैल्पी में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था फर्स्ट चैप्टर का, जो कि हमारे पास कहते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। तो आपने ध्यान रखना है थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ठीक है। थर्मोकेमिकल इक्वेशन जो होती है जहाँ पे हीट की इंक्लूड होती है उस केमिकल रिएक्शन में, जब केमिकल रिएक्शन हो रही है उस दौरान यहाँ पे हीट चेंजेस होगा, ठीक है। उन केमिकल इक्वेशन को बोलेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। और जो रिएक्शन जहाँ पे हीट चेंजेस हो रही है, मतलब वहाँ पे ऑब्जॉर्व या इवॉल्व होगी हीट। इवॉल्व का मतलब होता है निकलना, ऑब्जॉर्व का मतलब होता है कि वो ले रही है, ठीक है। तो 2 प्रकार की होती है, एक्सो एंड एंडोथर्मिक, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक में क्या कहा मैंने आपको, आउटसाइड मतलब वो बाहर को इवॉल्व करती है, आपकी निकलेगी, और एंडो में इनसाइड मतलब वो हीट को लेगी अंदर को, तो वहाँ पे ऑब्जॉर्व होगी, ठीक है। यहाँ पे आउटसाइड निकल रही है इसलिए हीट निकल रही है, तो यहाँ पे प्लस हीट लिखा है। यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, ले रहा है, तो इसलिए माइनस हीट लिखा है। जब हम चेंज इन एंथैल्पी की बात करते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट की जो हीट कंटेंट होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव आता है। और इसमें क्या होता है, एंडोथर्मिक में जो चेंज हीट कंटेंट जो आपका प्रोडक्ट का होगा वो ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्व कर रहा होता है, मतलब और उसकी हीट ज़्यादा होती है प्रोडक्ट की एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट की। उसकी वजह से हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं इन चीज़ों का।